नाशकीब आरज़ुओं के कोरे बड़ी सफाकी से मेरी कमर पर बरसने लगे। नासिफ्ता ख्वाहिशात का गरम गरम धुआं अटी हुई चिमनी की तरह मेरे गले में फंस गया। कमरे की चार दीवारी सांप की तरह बल खा खा कर मुझे अपनी लपेट में जकड़ने लगी। मेरा दम घुटने लगा। मेरे सर में काले काले भूंड और जहरनाक भीड़ें हवाई जहाज़ के इंजन की तरह भिनभिनाने लगीं और मेरे जिस्म में ऊपर से नीचे तक तेज़ रफ्तार छिपकलियों की फ़ौज दर फ़ौज उछलने कूदने सरसराने लगी। मैं घबरा कर उठा और बाहर सड़क पर आ गया। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ छाया हुआ सन्नाटा कह कहे मार कर मुझ पर हंसने लगा। मैं भी एक लैंप पोस्ट से लिपट कर खड़ा हो गया और देर तक ज़ोर ज़ोर से जवाबी कह कहे लगाता रहा। 2-3 राहगीरों ने रुक कर मुझे घूरा और फिर शराबी का फतवा देकर आगे बढ़ गए। लाहौर की कोई सड़क मेरे साथ आशनाई का इकबाल जुर्म करने के लिए तैयार न थी। दुकानों पर लगे हुए साइन बोर्ड बिल्कुल अजनबी ज़बानों में लिखे हुए नज़र आने लगे थे। गली कूचों की बेगानगी मुझे कदम कदम पर आवारा कुत्ते की तरह धुतकारती थी। घरों के बंद दरीचे अपनी बुलंदियों से अख थूक करके मेरे मुंह पर थूक देते थे। सड़कों की मोड़ जगह जगह मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो जाते थे और मैं एक लावारिस कोरी की तरह कभी इधर भटकता था, कभी उधर भटकता था। लाहौर की कोई सड़क, कोई गली कूचा मुझे रास्ता देने पर तैयार ना था। बेगानगी और दीवानगी के इस माहौल में बस एक दरवाज़ा ऐसा दिखाई दिया जो आधी रात के बाद भी आगोशे मादर की तरह वाह था। बहुत से लोग बेरोक टोक दाता दरबार में आ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ यूं ही बेवजू अंदर घुस गया और मज़ार की एक मेहराब से टेक लगाकर बैठ गया। बड़ी देर तक मैं आंखें बंद करके इंतहाई अनहमाक के साथ चंद्रावती का विर्द करता रहा। फिर यकयक मेरे अंदर एक वैक्यूम सा पैदा हुआ और मेरी महरूमियों का आतिशफ़िशां भग से फट गया। दबी हुई ख्वाहिशात का खोलता हुआ लावा उबल उबल कर मेरे रुओं में से नालों की तरह बहने लगा और मैं बड़ी देर तक मेहराब के कोने में सर दिए धारे मार मार कर बिलक बिलक कर रोता रहा। उसके बाद मुझे कुछ ऊँग सी आ गई। एक मोटे से मतवल्ली ने मेरी पसलियों में लाठी का ठोका देकर मुझे बेदार किया और डांट कर कहा, तुम यहाँ खराटे लेने आए हो? बदनसीब कहीं के, उठो अपनी दादे फरियाद का ववेला मचाओ। हज़रत आता गंज बख्श सबकी सुनते हैं। मैंने उठकर मस्जिद के तालाब पर वज़ू करने के बहाने मुंह पर पानी के छींटे मारे और फिर वापस आकर अपनी मेहराब में बैठ गया। मेरे गिरदो पेश कई लोग बड़े खुशू खुशू से अपनी अपनी मुरादें मांग रहे थे। कोई रोज़गार मांग रहा था, कोई रिस्क मांग रहा था, किसी को बीमारियों से शिफा की तलब थी, कोई मुकदमा जीतने की दुआ कर रहा था। मैंने भी बड़ी यकसोई से अपनी मुराद मांगने के लिए तैयारी की, लेकिन मेरी ज़ुबान दानी की सारी महारत धरी की धरी रह गई। मेरे दिल की आरज़ू इस कदर नंगी थी कि अल्फाज का कोई जामा उस पर पूरा ना उतरता था। मैंने बड़ी मेहनत और कोशिश से फसाहत और बलागत और सलासत और शराफत और शाइस्तगी के पेवंद लगा लगा कर बहुत से फ़िक्रे बनाए, लेकिन एक फ़िक्रा भी ऐसा ना था जो दरअसल चंद्रावती की बेआबरू ना करता। बुजुर्गों के मज़ार पर इस किस्म के अंदाज़े गुफ्तगू और इस किस्म की इजहार तमन्ना से मुझे हिजाब सा आ गया। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह भी क्या सोचेंगे कि ये बेवकूफ़ मेरे सामने कैसी उल्टी बातें कर रहा है। तसव्वुर ही तसव्वुर में मुझे दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में जूता उठाए अपनी जानिब लपकते हुए नज़र आए तो मुझे ज़ोर से हंसी आने लगी। हंसते ही हंसते मैं उठकर एक छलांग लगाई और आसपास बैठे हुए कई ज़ायरीन को रोनता हुआ बाहर भाग आया। बस उस एक छलांग में तहलील नफ्सी का बेड़ा पार हो गया। इसके थारसिस के बाद मैं अपने कमरे में वापस आकर बड़े आराम से घोड़े बेचकर सो गया। सुबह हुई तो नहाया धोया, नया सूट पहना और साइकिल लेकर सीधा चंद्रावती के आश्रम पहुंच गया। वो बेवकूफ़ लड़की अब तक माजी की दलदल में मुंह फुलाए बैठी थी। मैंने उसकी गंडेरियां नाली में क्यों फेंक दी थी? मैंने बड़ी आजिज़ी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन वो बदस्तूर रूठी रही। इस पर मैंने अपनी तरफ चाल चली, बाईसाइकिल के एक तरफ रख दिया और चंद्रावती के सामने ऐन बीच बाजार सड़क पर नाक से लकीरें निकालने की तैयारी करने लगा। आश्रम के दरवाजे पर बरसरेआम ऐसी हरकत से बड़ी जग हंसाई का ख़तरा था, इसलिए वो फिलफौर मान गई और हम दोनों बाईसाइकिल पर सवार होकर लॉरेंस गार्डन चले गए। उस रोज़ सारा दिन चंद्रावती कुछ खोई खोई रही। मेरा अफलूतु निराजो न्याज उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। ना मेरे गैर मामूली निशातों इंस्बात की बज़ाहिर कोई वजह ही नज़र आती थी।
उसने 2-3 बार नाक सुकेर सुकेर कर मेरा सांस सूंघने की कोशिश की कि मैं कोई नशा तो नहीं कर आ रहा। चंद्रावती भी अजीब मुअम्मा थी। मेरे या में जाहिलियत की छोटी मोटी ज़्यादतियों और बदइतवारियों की तो वो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब जो मैं शराफत और शाइस्तगी का लिबादा ओढ़ कर उसके सामने आया तो वो बुरी तरह बोर होने लगी। साइकिल की सवारी से उसका जी भर गया। शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर, लॉरेंस गार्डन की कशिश ख़त्म हो गई। बिडन रोड पर दही भल्लों और गोलगप्पों का शौक भी पूरा हो गया। कामरान की बारादरी में इकट्ठे बैठकर घंटों रावी की लहरें गिनने का मशगला भी बंद हो गया। वो छोटी छोटी बात पर मेरे साथ उलझने लगी। उस पर एक बेनाम सा कल खरापन छा गया। वो बात बात पर बरहमी झुंझलाहट और आरजूदगी का इजहार करने लगी। एक रोज़ वो किसी दुकान से कमीज़ का कपड़ा ख़रीद रही थी। रंगों के इंतखाब में मैंने कुछ दखल दर माकूलात दिया तो वो बिगड़ कर आपे से बाहर हो गई और फिर ख़रीदारी छोड़कर पैदल ही आश्रम की तरफ वापस लौट गई। अगले रोज़ जब मैं उससे मिलने गया तो पिंजरा खाली था। इसने आश्रम छोड़ दिया और अपना सामान लेकर वो एमनाबाद चली गई थी। मैं उसके ताक़ब में भागम भाग एमनाबाद पहुंचा। वो एक चटाई पर बैठी अपनी माँ की मशीन से कुछ कपड़े सी रही थी। मैंने उसके सामने अपने गीलों और शिकवों का पूरा दफ्तर खोल दिया। अभी तो गर्मियों की छुट्टियों में 10-12 रोज़ बाकी थे। वो इतने रोज़ पहले कॉलेज से क्यों चली आई? लाहौर को चुपचाप चोरों की तरह क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों ना खबर की? चंद्रावती अपनी नज़रें सलाई पर गारे खामोशी से मशीन चलाती रही। मेरे सवालों का उसके पास कोई जवाब ना था, लेकिन कपड़े सीते सीते सर ऊपर उठाए बगैर उसने आहिस्ता आहिस्ता धीमे लहजे में मुझे आगाह किया कि उसने फ़ैसला कर लिया है कि वो सारी गर्मियों की छुट्टियां कपड़े सीकर कुछ पैसे जमा करेगी और सितंबर के महीने में अपनी माता को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए बनारस चली जाएगी। प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा है, मैंने तंजन कहा, लेकिन कॉलेज में तुम्हारी जगह पढ़ाई कौन करेगा? चंद्रावती ने कोई जवाब न दिया और सर झुकाए ज़ोर ज़ोर से मशीन चलाती रही। कोई आध घंटा हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर किसी रोज़ आऊँगा। ना जी ना, चंद्रावती ने जल्दी से कहा, अब छुट्टियाँ बिल्कुल ना आना, मेरे काम में हर्ज होता है। छुट्टियों के बाद हाजिर होने की इजाज़त है या वो भी नहीं? मैंने किसी कदर तल्खी से पूछा। मुझे नहीं पता, इसने रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह फुलाकर कहा। वो सर झुकाए खटखट मशीन चलाती रही। मैं कुछ देर खामोशी से बैठा रहा और फिर बाईसाइकिल संभाल कर चला आया। लाहौर आकर मैंने ट्यूशनों के इश्तहार ढूंढने शुरू कर दिए और गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने के लिए कैमलबूर में एक राय बहादुर के यहाँ ट्यूशन कर ली। एक लड़का बीए की तैयारी कर रहा था, दूसरा सेकंड ईयर में था। वो 2 लड़कियों ने मैट्रिकुलेशन का इम्तहान दिया था। चारों को 2 माह पढ़ाने का 200 रुपया माशाहरा तय हुआ। राय बहादुर ने रहने के लिए मुझे अपने पटवार खाने में जगह दे दी और 2 वक्त का खाना अपने एक मुसलमान कारिंदे के यहाँ मुकर्रर कर दिया। राय बहादुर की मिन्नत समाजत करके मैंने 100 रुपया पेशगी वसूल कर लिया और उसे एक बड़े खुशामदाना ख़त के साथ चंद्रावती की खिदमत में भेज दिया। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत डांट डपट से उसको लिखा कि वो सिलाई मशीन पर अपना वक्त ज़ाया ना करे, बल्कि अपने इम्तहान की तैयारी करे। बनारस यात्रा के लिए 200 रुपया फ्राहम करना मेरी जिम्मेदारी है। चंद रोज़ के बाद मनी आर्डर जूँ का तूँ वापस आ गया। अगले माह मैंने पूरे 200 रुपये का मनी आर्डर भेजा, वो भी इसी तरह वापस आ गया। छुट्टियों के बाद मैं खुद एमनाबाद गया। वो चारपाई पर बड़ी बीमार पड़ी थी। उसकी माँ पास बैठी पंखा कर रही थी। मुझे देखकर चंद्रावती उठकर बैठ गई। मैंने शिकायत की कि उसने मेरे भेजे हुए पैसे वापस क्यों कर दिए थे, मनी आर्डर क्यों किया था। चंद्रावती ने तुनक कर कहा, खुद क्यों नहीं लाए? खुद कैसे लाता? मैंने जवाब दिया, तुमने खुद ही कहा था कि छुट्टियों में यहाँ ना आऊँ, तुम्हारे काम में हर्ज होता है। हाय राम, चंद्रावती ने माथे पर हाथ मारकर कहा, तुम मेरी हर बात को सच क्यों मान लेते हो? चंद्रावती के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बेख्तियार उस गर्क शुदा लाश की तरह हाथ पांव मारने लगा, जिसकी आंख यकशक खुल जाए और इस पर यह इंकशाफ हो कि जहाँ वो डूबी पड़ी है वहाँ पानी नहीं, महज शराब है। मैंने एक एक करके अपनी उंगलियों पर उन मौक़ा का शुमार शुरू कर दिया जब मुझे चंद्रावती की बात को सच नहीं समझना चाहिए था, लेकिन हमाकत से ख्वामख्वाह सच मान बैठा था। चंद्रावती ने पंखे की डंडी से मेरे सर पर मार कर चुप कराया और कहा, बस बस, अब ज़्यादा हिंदी की चंदी ना निकालो, बिल्कुल दूध पीते बच्चे ही बन गए हो। क्यों ना बनता, मैंने भी खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचना शुरू कर दिया। तुम मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी का गिलास तक तो पीती नहीं हो।
अरे भाई, पानी का गिलास तो पानी का गिलास होता है, चंद्रावती ने अजीब तौर पर हंसकर कहा। बंदा परिंदा तो पानी का गिलास नहीं हुआ करता ना। इतना कहकर वो एकदम संजीदा हो गई और बोली, तुमने वो कैमलपुर वाले पैसे ज़ाया तो नहीं कर दिए? अब मुझे वाकई ज़रूरत है। बिस्तर पर बैठे बैठे उसने अपनी बीमारी की राम कहानी ऐसे अंदाज में सुनाई जैसे कोई शौक बच्चा स्कूल में अपनी शरारतों के कारनामे सुनाता है। एक दिन यूं ही बैठे बिठाए उसे हल्की सी हरारत शुरू हो गई, फिर खांसी के साथ तेज़ बुखार हो गया। अहमदाबाद के वैद्य ने तिप मुहर्रका तशखीस किया और ठंडे शरबतों से इलाज करता रहा। खांसी बढ़ती गई और 21 दिन गुजरने के बाद जब बुखार ना टूटा तो वह घबरा कर गुजरांवाला अस्पताल में सिविल सर्जन के पास चली गई। डॉक्टर ने एक्सरे किया, खून लिया, टेस्ट किया, थूक का मुआयना किया और नतीजा ये निकला, चंद्रावती को तीसरे दर्जे का टीबी हो गई है। टीबी की खबर सुनकर जगदीश चंद्र आरती ने चंद्रावती की मां को अपनी घरेलू मुलाजमत से निकाल दिया। मोहल्ले वालों ने भी उसके यहाँ आना जाना बंद कर दिया। वो माँ बेटी अपनी सिलाई मशीन बेचकर खाने पीने दवा दारू का काम चला रही थीं। मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुबह सवेरे अपनी बाईसाइकिल पर अहमदाबाद चला जाता था। सारा दिन माँ बेटी के साथ बैठकर ताश खेलता, गप्पे भांगता और शाम को बाईसाइकिल पर लाहौर वापस आ जाता। लेकिन रफ्ता रफ्ता चंद्रावती की खांसी के दौरे बहुत बढ़ गए। खांसी की कन्नी घंटा घंटा भर बड़ी बेरहमी से चलती और वो बेसुध होकर बिस्तर पर गिर जाती। ये देखकर मैंने अहमदाबाद उठाया। दिन भर चंद्रावती के पास रहता, रात को एक मकामी मस्जिद में सहन में पढ़कर सो रहता। एक दो रोज़ चंद्रावती खांस रही थी तो उसके गले में कोई फांस सी अटक गई। उसने ज़ोर से खनकार कर गला साफ किया तो होली की पिचकारी की तरह मुंह से चुल्लू भर खून निकल आया। साथ ही उसे शिद्दत के इस हाल लग गए। देखते ही देखते उसका चेहरा सुनार की कटाली में गलते हुए सोने की तरह पिघल गया और बिस्तर पर लेटे लेटे उसका तन बदन इस तरह गलने लगा जैसे पानी के गिलास में पड़ी हुई मिश्री की डली अपने आप रेजा रेजा होकर तहलील होने लगती है। अब ना वो उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी। मैं गल्ला मंडी से पटसन की 3-4 खाली बोरियां खरीद लाया। चंद्रावती की माँ ने इन्हें काट कर 8-10 गद्दियाँ सी बना लीं। वो ये गद्दियाँ चंद्रावती के नीचे बिस्तर पर बिछा देती थी। जब कुछ गद्दियाँ मैली हो जाती तो मैं इन्हें लपेट कर ले जाता और ग्रैंड ट्रंक रोड के करीब एक कुएँ पर धोकर सुखा लाता था। चंद्रावती का ये हाल देखकर मैं गुजरांवाला के सिविल सर्जन के पास गया। सारा अहवाल हमदर्दी से सुनकर उसने मेरे साथ अहमदाबाद चलने से तो इनकार कर दिया, लेकिन 16 रुपये फ़ीस लेकर एक नए मिक्सचर का नुस्खा ज़रूर लिख दिया। मैं मिक्सचर बनवा कर अहमदाबाद पहुंचा तो चंद्रावती सरगुवाश हो चुकी थी। शाम तक अर्थी तैयार थी। शमशान भूमि में 2.5 मन सूखी लकड़ी की चिता बनाई गई। चंद्रावती को उसमें लिटाकर बहुत सा घी छिड़का और संदल के एक छोटे से टुकड़े से उसको आग दुखा दी गई। शोले भड़क भड़क कर अजदहों की तरह हवा में ज़ुबानें निकालने लगे। 2-3 बार हम ज़ोर ज़ोर से मंत्र अलापने लगे। एक साधु ने सिंह बजाया। चिंगारियाँ चटक चटक कर दूर तक आने लगी और देखते ही देखते वो लड़की जल कर राख हो गई, जिसने कभी मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी तक ना पिया था। चंद्रावती की माता ने एक मध्यम सी लालटेन की रोशनी में अपनी बेटी की फूल चुनने और राख समेट कर एक पोटली में बांध ली और लाहौर आकर मैंने अपना बाईसाइकिल बेच दिया और चंद्रावती की माँ को बेटी के फूल गंगा में बहाने के लिए बनारस जाने वाली गाड़ी में सवार करा दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 से जब बनारस वाली ट्रेन रवाना हो गई तो उसकी पिछली सुरख बत्ती देर तक धीरे अंधेरे में खून आलूद जुगनू की तरह टिमटिमाती रही। प्लेटफार्म पर तो बड़ी चहल पहल थी, लेकिन मैं स्टेशन से निकल कर बाहर आया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लाहौर के सारे लैंप पोस्ट जादू के ज़ोर से गायब हो गए थे। आद और शमूद की बस्तियों की तरह इस शहर खामोशा की इमारतें भी अपनी छतों पर ऊंधी पड़ी थीं। हर जानिब खंडर ही खंडर थे। इस वीरानी में मफलूज हाथ की बेहिस लकीरों की तरफ सिर्फ उन मुर्दा शाहराहों का जाल फैला था जिन पर मैं चंद्रावती के साथ बाईसाइकिल चलाया करता था। कई रोज़ तक मैं दिन रात इन शाहराहों पर पाप्यादा घूमता रहा। चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। जब मज़ीद चलने की सकत ना रही तो मजबूरन मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लॉन में वापस आ गया और अपना पहला अफसाना लिखने बैठ गया। अफसाने का उन्वान चंद्रावती था और इसका पहला फ़िक्रा ये था, जब मुझे चंद्रावती से मोहब्बत शुरू हुई उसे मरे हुए 3रा रोज़ था। अफसाना लिखते लिखते कई बार रोया, कई बार हंसा। मुकम्मल करने के बाद मैंने ये कहानी अख्तर शेरानी की खिदमत में भेज दी
उन्होंने इसे पसंद फरमाया और मुझे बड़ा प्यारा ख़त लिखा। अफसाना उन्होंने रोमान में शाया कर दिया। जब मैं ये अफसाना लिख रहा था तो प्रोफेसर डिक्सन क्लास लेकर हस्बे मामूल लान से गुजरे। मुझे देखकर रुक गए और बोले, हेलो रोस्टिंग अलोन, वेयर इज़ योर गोल्डन गर्ल। मेरी आवाज़ मछली के कांटे की तरह गले में फंस गई और मैंने सिसकियाँ लेकर कहा, सर शी हैज़ रिवर्टेड टू द गोल्ड माइन।